आज एक बार फिर से आप लोगों का हमारी इस YouTube चैनल आईकन एक्सटी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वैसे विषय पे वीडियो लेके आया हूँ जो कि प्राइवेट सेक्टर के रिटायर कर्मचारी हैं, जो भी मजदूर वर्ग के लोग थे, जो भी ठेका कर्मचारी थे, जिनका रिटायरमेंट हो गया और जिन लोगों का पीएफ के रूप में पैसे उनके सैलरी से डिडक्ट होते थे और ईपीएस 95 पेंशन अकाउंट में उनका पैसा जमा होता था, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। तो क्या है यह खुशखबरी? इसको जानने के लिए आप सभी हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। आप लोगों को यहाँ से इस खुशखबरी के विषय में पूरी जानकारी मिलेगी और उम्मीद है कि इसको जानकर आप लोगों के भी मन में खुशी जरूर उत्पन्न होगी। जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं जिनका पीएफ कटता था और उनका ईपीएस 95 में अकाउंट था, ईपीएस 95 जो स्कीम है उसके तहत पीएफ का पैसा जमा होता था, उन लोगों को रिटायरमेंट के बाद बहुत ही मामूली पेंशन दी जाती थी और इसमें लोगों को 1000, 2000, 2500, 3000 तक मैक्सिमम पेंशन मिलती थी। तो आज के डेट में क्या आप लोग ही बता सकते हैं कि 1000, 2000, 2500, 3000 रुपये में किसी व्यक्ति का जो कि रिटायर हो गए हैं उनका घर चल सकता है? रिटायरमेंट के बाद लोगों की ऐसे भी सेहत उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो उन लोगों का तो ये पैसा दवा में ही पूरी नहीं हो पाती होगी। तो इतने कम पैसे में उन लोगों का जीवन यापन किस प्रकार से होगा? तो इस पेंशन को बढ़ाने के लिए, ये जो मिनिमम पेंशन इसमें 1000 रुपये की थी, इसको बढ़ाने के लिए 7500 रुपये प्लस डीए करने के लिए पिछले 8 वर्षों से एनएससी के संगठन के तहत धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे देश भर में सरकार से मांग की जा रही है कि ईपीएस 95 के पेंशनरों को उनकी पेंशन, उनका जो उचित हक है वो मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी कर्मचारी हैं वो रिटायर होते हैं तो 58 वर्ष के बाद ही उनको मेडिकल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए और यह भी मांग की जा रही थी कि हायर पेंशन स्कीम लागू हो, यानी कि हायर सैलरी पे पेंशन जमा हो और जब वो रिटायर हो तो उन लोगों को एक पेंशन के रूप में अच्छी रकम प्राप्त हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप इस वीडियो को देखिए, फिर यहां से आपको पता चल जाएगी कि मैं किस खुशखबरी के विषय में बात कर रहा हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। आज हमें मंत्री जी ने बुलाया था और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था एनएससी की ओर से। हम सब लोग साथ में थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह जी, उसके बाद हमारे नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुन जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजू भटनागर जी और हमारे राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार डॉक्टर पीएन पाटिल जी। हम सब लोग आए थे और मंत्री जी ने बुलाया था। 10 बजे मीटिंग थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने किया, पूरी समस्याएं समझाई, उनको तो मालूम ही थी, लेकिन हमने इस पर विचार किया कि आप कैसे पूरी पेंशन बढ़ा सकते हैं और कैसे हमें डिजायर्ड जो हमारी मांग है वो 7500 महंगाई भत्ता आप हम कैसे दे सकते हैं। उसी प्रकार हमने ये भी बोला कि जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो तुरंत रिटायरमेंट के बाद में लोगों को लागू हो जाए, ना कि उन्हें 70 साल तक वेट करना पड़े, क्योंकि जो कामगार है वो बहुत बड़ी मुश्किल हालातों में काम करते हैं, तो उनकी प्रकृति या उनकी जो तबीयत है वो जल्दी खराब होती है। तो इसलिए उनको जो सुविधाएं 58 साल की उम्र के बाद ही शुरू हो जाए, तो उस पर भी उन्होंने विचार किया है। और साथ में उस मीटिंग में उनके पीएस थे और सीपीएफसी साहब आदरणीय रमेश कृष्णमूर्ति जी और सभी लोग थे और उनके लेबर मिनिस्टर के भी आलोक मिश्रा जी वगैरह थे, सब आईएएस अधिकारी थे और सभी लोगों ने मंत्री जी स्वयं थे, उन्होंने बड़ी गंभीरता से पूरा प्रेजेंटेशन सुना, मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है और इसमें हम भी आपका साथ देंगे, अच्छा काम है और इस पर्टिकुलर विषय को जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाने में हम भी काफ़ी सीरियस है। मैं अभी आपको ये तो नहीं बता सकता कि मैं कितनी पेंशन बढ़ा सकता हूं, लेकिन केवल ईपीएफओ नहीं तो मैं वित्त मंत्री जी से भी मेरी बात चल रही है। उन्होंने ये भी कहा, आपने भी वित्त मंत्री जी को प्रेजेंटेशन दिया था, तो हमारी जो चर्चा हुई थी वो भी वहाँ पर उजागर की और वो सभी चीज़ों को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कामगार वर्ग को या हमारे एम्प्लॉयज़ को कैसे ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाया जाए, इस पर वो मंत्री जी काफ़ी सीरियस है। और उन्होंने कहा कि आप
आपकी मीटिंगें करते रहो, ये देश भर का काम है, आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। और उन्होंने हमारे प्रेजेंटेशन की भूरी भूरी सराहना की। हम सभी लोगों ने, पिछले हमारे साथियों ने जो यहाँ पर मौजूद है, वो जो आज यहाँ पर मौजूद नहीं लेकिन कहीं और से काम कर रहे हैं, हमारे आदरणीय कवि जांगे जी है और भी कोई बहुगुणा जी है, कई लोगों ने यहाँ पे, हमारी रजनीश यादव ताई है, इन सभी लोगों ने मिलके प्रेजेंटेशन बना के एक एक उसकी बारीकियां ढूंढ के एक एक शब्द को बराबर रचना करके और एक प्रेजेंटेशन बनाया, जो फिर यहाँ पर हमने उसको रिफाइन किया, फाइनलाइज किया और ये सारी चीज़ें आज मंत्री जी के सामने हमने प्रस्तुत की। और वो जो ये हमारी ऐसी मीटिंग थी कि जो शायद पेंशन का डिक्लेरेशन होने से पहले हो या प्रधानमंत्री जी तक जब तक ये बात जाए, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। और हमारा सौभाग्य है कि हमें 8 साल के इतना दौड़ धूप के बाद, इतनी जन जागृति के बाद हमारी बात पहले भी सुनी गई थी, लेकिन आज उसका अंतिम चरण जैसा उसे सुना गया, बहुत सीरियसली सुना गया। और हमें पूरी आशा है मंत्री जी की बात कर, तो ये हम उनके प्रति आभारी है कि उन्होंने बुलाया, हमारी पूरी बात सुनी और उस पर अभी वो बहुत कार्रवाई करने जा रहे हैं। और ये स्कीम के बाद भी जो भी स्कीम बनेगी वो पूरे देश का विचार कर रहे हैं। वो 360 डिग्री काम करने वाले मंत्री हैं, ये मैंने देखा कि केवल एक समस्या नहीं, समस्या के साथ समस्या जोड़ के बड़ा सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। लेकिन जहाँ तक मिनिमम पेंशन का सवाल है वो तुरंत करने के मूड में है। तो इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूँ, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो भाई है, साथी है, उन सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप धैर्य रखिए, जल्दी से जल्दी हमारा काम होने वाला है। दूसरी बात, उन्होंने हायर पेंशन के मामले में कहा कि हायर पेंशन का मामला मार्च तक पूरी केसेस निपटाई जाएगी, इसके ऊपर उन्होंने टीम बिठाई है और काफ़ी सीरियसली सभी लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, यहाँ से तो आपको लगभग सारी बातें समझ आ गई होगी। यहाँ पे एनएसी के कमांडर अशोक रावत की अगुवाई में एक टीम हमारे केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी से भेंटवार्ता की। हालांकि उन्हीं के तरफ से इन लोगों को कॉल करके वार्ता करने के लिए बुलाया गया। लगातार इन लोगों ने पिछले 8 वर्षों से आंदोलन किया है इस पेंशन के लिए। तो 24 दिसंबर को भी एक सर्वव्यापी आंदोलन होने वाली थी, जिसमें कि देश भर से जितने भी पेंशनर्स हैं और उनके परिवार वाले हैं, उन लोगों का इकट्ठा होना था। यह विशाल आंदोलन होने वाली थी। इसमें अनशन अनशन की भी विचार लोगों ने कर रखी थी कि अगर सरकार हमारी बात को अभी भी अगर नहीं मानते हैं तो अनशन अनशन किया जाएगा। तो ये 24 दिसंबर को आंदोलन होने वाली थी, लेकिन 19 दिसंबर को ही इन लोगों के पास हमारे केंद्रीय श्रम मंत्री जो है श्री मनसुख मांडविया जी, उनका संदेश आया। उन्होंने सभी को वार्ता करने के लिए अपने पास बुलाया। इसमें जो एनएससी के जितने भी लोग थे जो इस वार्ता में शामिल हुए, उन लोगों ने एक पीपीपी पेश किया। पीपीपी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और इस प्रेजेंटेशन का प्रभाव इतना अच्छा पड़ा। हालांकि जो श्रम मंत्री हैं उनको इस विषय में पहले से ही बहुत बार ज्ञापन सौंपा गया था, वे इस विषय में भली भांति अवगत थे, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी ढंग से प्रेजेंटेशन को पेश किया गया, उनको सारी चीज उनके नज़र में रखा गया। इसके बाद उनके तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उन्होंने सभी लोगों को यह बात बताया कि इस बार आपके फरवरी में जो बजट होने वाली है, उस बजट सेशन में इस पेंशन के विषय में कुछ ना कुछ अवश्य रिजल्ट निकल के आएगा। यानी कि उनके तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था। और इसमें यह भी मांग रखी गई थी कि 58 वर्ष के बाद जैसे ही रिटायर होते हैं कर्मचारी, उनका मेडिकल की सुविधा मिलनी चाहिए। और हायर पेंशन को भी उन्होंने ये मार्च तक क्लियर कर लेने की बात यहाँ पे की है। तो इन सभी पॉजिटिव रिस्पांस को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि फरवरी 2025 में बजट में पेंशन के स्कीम पर विचार होगा, और जो 7500 रुपया प्लस डीए का मांग की जा रही है, उम्मीद है कि वो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर हैं उनको मिल पाएंगे। और हो सकता है कि नए वित्तीय वर्ष 25-26 अप्रैल में, यानी कि अप्रैल 25 से लोगों के अकाउंट में पेंशन की बढ़ी हुई रकम आने लगेगी। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह से मंत्री जी द्वारा रिस्पांस दिखाया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार
ऐसा लगता है कि ये अंतिम ही भेंट वार्ता थी और इसके बाद ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए यह जरूर नया वर्ष खुशखबरी लेके आएगी। तो यही जानकारी आप सभी को देनी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में पहली बार जुड़े हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। और अगर आपको ईपीएस 95 के विषय में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे कमेंट वाले बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूंगा। धन्यवाद।